वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा बन जाए तो क्या उसे बिना अपराध किए भी जेल भेजा जा सकता है? हाँ, यही है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा। और आज हमारी चर्चा का जो आधार है वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि हमारे स्रोत एक प्रतियोगी परीक्षा, खासकर यूपीएसआई के मूल विधि विषय के बहुत ही विस्तृत नोट्स और पीडीएफ स्लाइड्स शुरू करते हैं। देखिए, पुलिस या न्याय व्यवस्था के बारे में हमारी आम समझ क्या होती है? यही ना कि पहले कोई अपराध होता है, फिर एफआईआर होती है, फिर पुलिस गिरफ्तार करती है, अदालत में ट्रायल चलता है और तब जाकर जेल होती है। यही सामान्य प्रक्रिया है। इसे दंडात्मक या प्यूनिटिव कानून कहते हैं, जहां साबित हो चुके जुर्म की सजा मिलती है। लेकिन ये जो रासुका है, ये इस पूरी प्रक्रिया को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। एकदम सही, क्योंकि रासुका दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। इसका आधार कोई साबित हुआ अपराध नहीं है, बल्कि महज शक है, सस्पिशन। महज शक? हाँ, महज शक। इसका पूरा दर्शन ही इस बात पर टिका है कि अगर राज्य को ये अंदेशा हो जाए कि भविष्य में किसी व्यक्ति के किसी काम से देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो उसे वो अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाए। इसमें शुरुआत में अदालत या ट्रायल की कोई भूमिका नहीं होती। ये वाकई एक बहुत ही असाधारण शक्ति है। मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना ट्रायल के किसी को हिरासत में रखना थोड़ा अजीब लगता है। लगता तो है, लेकिन इन नोट्स में बहुत साफ तौर पर समझाया गया है कि निवारक निरोध का ये कॉन्सेप्ट कहीं हवा से नहीं आया है। ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 यानी आर्टिकल 22(3) से अपनी वैधता प्राप्त करता है। मतलब संविधान निर्माताओं ने खुद कुछ खास परिस्थितियों के लिए बिना ट्रायल की हिरासत का रास्ता खुला रखा था। हाँ बिल्कुल, ये कोई लूप होल नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। गया है तो ये कानून 23 सितंबर 1980 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 27 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इसे अपनी मंजूरी दी, जिसके बाद ये पूरे देश में लागू हो गया। उस समय देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि इतने विशाल, इतने शक्तिशाली कानूनी ढांचे को चलाने के लिए इस पूरे अधिनियम में कुल मिलाकर सिर्फ 18 धाराएं हैं, सिर्फ 18 सेक्शंस। अक्सर यही होता है, जो कानून जितनी ज्यादा असीमित शक्तियां देता है उसे उतना ही छोटा और लचीला रखा जाता है, ताकि काम करने में कोई कानूनी अड़चन ना आए। और इन 18 धाराओं में जो सबसे मुख्य है, जो इस पूरे कानून की धुरी है, वो है धारा 3, सेक्शन 3। हाँ, इसी में वो आधार बताए गए हैं कि आखिर किन वजहों से किसी व्यक्ति की आजादी महज शक के आधार पर छीनी जा सकती है। कि इन नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी गई है, SFPE। SFPE, चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो पहला अक्षर है S, जिसका मतलब है भारत की रक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा है F यानी विदेशी संबंध, फॉरेन रिलेशंस। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे भारत के कूटनीतिक संबंध खतरे में पड़े तो उस पर भी रासुका लग सकता है। तीसरा है P यानी सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। और चौथा है E यानी आवश्यक सेवाएं, एसेंशियल सर्विसेज का रखरखाव। इसमें जो पब्लिक ऑर्डर वाला बिंदु है वो बहुत ही व्यापक है। कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर में फर्क होता है। हर छोटी घटना पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगाड़ती, लेकिन अगर किसी हरकत से पूरे समाज की शांति छिन जाए तो वो पब्लिक ऑर्डर का मामला बन जाता है। लेकिन इस SFPE वाले ढांचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद भी है, जो नोट्स में साफ साफ हाईलाइट किया गया है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद यानी इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स को रासुका के आधारों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। विदेशी संबंधों को आधार बनाया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को नहीं। शायद इसलिए क्योंकि जल विवाद बहुत ही संवेदनशील, कूटनीतिक और राजनीतिक मसले होते हैं,
जिन पर बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए, न कि सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन का ब्रह्मास्त्र चला देना चाहिए। बिल्कुल, ये नीति निर्माताओं की परिपक्वता को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि आम नागरिक पर ये रासुका लगाने का आदेश आखिर देता कौन है? धारा 3 के तहत ये शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिला अधिकारी यानी डीएम या बड़े महानगरों में पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर द्वारा किया जाता है। मतलब एक जिले के सर्वोच्च अधिकारी के पास ये ताकत है कि वो खुफिया इनपुट के आधार पर आदेश जारी कर दें? हाँ, लेकिन आदेश जारी होने के बाद जो समय का पहिया घूमता है वो बहुत सख्त है। टाइमलाइंस, हाँ, नोट्स में इनकी बहुत डिटेल दी गई है। डीएम के आदेश जारी करने के ठीक 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार का अनुमोदन या अप्रूवल अनिवार्य है। अगर 12 दिन में अप्रूवल नहीं मिला तो आदेश खुद ब खुद रद्द माना जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद अगले 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार को केंद्र सरकार को सूचित करना होता है। लेकिन इन टाइमलाइंस में जो सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा मुझे लगा वो है धारा 8 के तहत मिलने वाला समय। आप 5 से 15 दिन वाले ब्लैकआउट पीरियड की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। धारा 8 कहती है कि 5 से 15 दिनों के भीतर कैदी को उसकी हिरासत का कारण बताना अनिवार्य है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हिरासत में लिए जाने के बाद शुरुआत के 15 दिनों तक किसी व्यक्ति को ये बताए बिना भी जेल में रखा जा सकता है कि आखिर उसे पकड़ा क्यों गया है। कानूनी भाषा में ये 15 दिन का ब्लैकआउट किसी भी नागरिक अधिकार के लिहाज से बहुत लंबा समय है। प्रशासन का तर्क होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी तुरंत साझा नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये एक डरावना प्रावधान तो है। अब इस प्रक्रिया के अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन को समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया गया है, गजोधर की कहानी। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी गजोधर नाम के आरोपी पर रासुका लगने वाला है और वो आदेश जारी होते ही भागकर दक्षिण भारत, मान लीजिए हैदराबाद चला जाता है। तो आम पुलिस प्रक्रिया में तो दूसरे राज्य की पुलिस को बुलाना, परमिशन लेना, बहुत सारे झंझट होते हैं। लेकिन रासुका में ऐसा नहीं है। धारा 4 कहती है कि गिरफ्तारी सामान्य तरीके से ही होगी, जैसे सीआरपीसी या नए बीएनएसएस में होती है। लेकिन धारा 5 सरकार को ये ताकत देती है कि वो आरोपी को देश की किसी भी जेल में शिफ्ट कर सकती है। और सबसे बड़ा वार करती है धारा 6। कोई भी ये तर्क नहीं दे सकता कि अरे ये आदेश तो अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू किया गया है। गजोदर कहीं भी भागे, रासुका उस पर लागू रहेगा। और अगर वो सरेंडर ना करे, अंडरग्राउंड हो जाए तो धारा 7 लागू हो जाएगी। ये भगोड़ों के लिए है। अगर कोई फरार हो जाता है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की जाती है और फिर शुरू होती है संपत्ति की कुर्की यानी प्रॉपर्टी अटैचमेंट। घर, जमीन सब कुर्क हो सकता है। ये उस व्यक्ति पर भारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए होता है। और अगर इतने पर भी वो सरेंडर ना करे तो उसे 1 साल की अतिरिक्त जेल या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय से अलग। सलाहकार बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड, जिसका जिक्र धारा 9, 10 और 11 में है। ये सलाहकार बोर्ड क्या होता है? इसमें 3 सदस्य होते हैं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या उसके योग्य होते हैं। प्रक्रिया यह है कि सरकार को 3 सप्ताह यानी 3 वीक्स के भीतर पूरा मामला इस बोर्ड को भेजना होता है और फिर बोर्ड को 7 सप्ताह यानी 7 वीक्स के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। सबसे अहम बात यह है कि इस बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है वो सरकार पर बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है। मतलब अगर बोर्ड ने कह दिया कि रिहा करो तो सरकार को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। ये न्यायिक स्तर की समीक्षा ही कार्यपालिका की असीमित शक्तियों पर असली लगाम है। लेकिन अगर हम समय की गणना करें, 3 हफ्ते में मामला भेजना और 7 हफ्ते में रिपोर्ट आना, मतलब करीब 2.5 महीने। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ शक के आधार पर बंद है, 2.5 महीने का समय बिना किसी स्पष्ट निर्णय के जेल में बिताना बहुत बड़ा अंतराल है। यह कड़वी सच्चाई है। और मान लीजिए बोर्ड भी सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो फिर धारा 13 के तहत हिरासत की अवधि तय होती है। कोई बिना ट्रायल के कितने दिन जेल में रह सकता है? शुरुआत में 3 महीने, फिर हालातों की समीक्षा करके इसे 3-3 महीने बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा 12 महीने ही है। 1 साल से ज्यादा किसी को रासुका में नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस 12 महीने की लक्ष्मण रेखा का भी एक अपवाद है। धारा 14A, सेक्शन 14A। हाँ, ये बहुत ही दुर्लभ मामलों के लिए है।
कुछ बेहद गंभीर परिस्थितियों में सरकार बिना सलाहकार बोर्ड की राय लिए भी किसी व्यक्ति को 3 से 6 महीने तक हिरासत में रख सकती है। ये तो सीधे सीधे सुरक्षा कवच को ही किनारे कर देना हुआ। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर होता है। इसके अलावा कैदियों की मानवीय संवेदनाओं के लिए धारा 15 में पेरोल जैसी व्यवस्था भी है, शर्तों के साथ या बिना शर्तों के अस्थायी रिहाई। लेकिन इस अधिनियम का जो सबसे विवादित हिस्सा है वो है धारा 16। अधिकारियों को मिलने वाली सुरक्षा। बिल्कुल। धारा 16 कहती है कि सद्भावना यानी गुड फेथ में काम करने वाले अधिकारियों पर कोई कानूनी केस नहीं किया जा सकता। कानूनी भाषा में गुड फेथ साबित करना या किसी अफसर की खराब नीयत साबित करना लगभग असंभव होता है। अगर बोर्ड किसी को रिहा भी कर दे तो वो व्यक्ति उस डीएम पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता जिसने रासुका लगाया था। ये एक दोधारी तलवार है। अफसरों को बेखौफ होकर देश की सुरक्षा के लिए फैसले लेने के लिए ये आज़ादी जरूरी है, लेकिन इसी ढाल के पीछे शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। शक्तियों का यही संतुलन न्यायपालिका के सामने भी कई बार आया है। नोट्स के आखिर में कुछ एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स दिए गए हैं जो इस कानून के विकास को दिखाते हैं। इनमें सबसे बामीह का पत्थर है 1981 का A.K. रॉय बनाम भारत संघ केस। रासुका लागू होने के ठीक बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी क्योंकि देश ने उस समय आपातकाल की ज्यादतियां ताजा देखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पूरी तरह से वैध माना। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है, लेकिन साथ ही बोर्ड और टाइमलाइन जैसे सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। एक तरह से कोर्ट ने इसे एक जरूरी बुराई मान लिया। इसके अलावा यह कानून विदेशियों पर भी लागू होता है, जिसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 के साथ जोड़कर देखा जाता है। और 2019 के बाद से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू हो गया है, जहां पहले सिर्फ PSA चलता था। साथ ही आज के तकनीकी युग में दूरसंचार क्षेत्र के लिए भी इसके तहत विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क से कोई खतरा न पैदा हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।